वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, आज आपका क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। हमने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया हूं हिस्ट्री ऑफ चार्ज और घर्षण विद्युत के बारे में, और हिस्ट्री ऑफ चार्ज में आपको बताया गया था बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में। जैसे हम कुछ बात करते हैं वैज्ञानिक थेल्स के बारे में, आपको बताया गया कि उन्होंने आवेश के बारे में क्या तथ्य दिया। इसके अलावा आपको बताया गया डॉक्टर गिलबर्ट के बारे में कि उन्होंने आवेश के बारे में क्या तथ्य दिया। इसके बाद और सबसे लास्ट में आपको बताया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा क्या आवेश के बारे में जानकारी दी गई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आपको आवेश के बारे में जानकारी दी गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या देता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस पर जो आवेश आता है उस पर धन आवेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। ठीक है, यानी कि यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश का सूत्र क्या होता है, इसके अलावा आवेश का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। इसके अलावा हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बताया था कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से वस्तु आवेशित हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वस्तु के युग में हैं, जब हम उसको रगड़ेंगे तो वो आवेशित होगा, तो उन पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा। तो इनकी टेबल एक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊँगा कि अंबर का रंग कैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा बताऊंगा कि आवेश शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला आज का टॉपिक है आपके पास विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को समझने से पहले समझिए, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आवेश से क्या हो सकता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको मालूम होगा, आज से 10-15 साल पहले की बात करते हैं हम लोग, तो जब हमारे गांव घरों में जो बिजली आया करता था वो तार पर कोई कवर नहीं होता था, धारा चल रही होती है उस वायर में। वो वायर के पास अगर कोई जानवर, कोई आदमी आसपास उसके पास चला जाता था और वो तार अगर नीचे गिरा हुआ है तो वो आदमी, वो जानवर उस तार में जाकर चिपक जाता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेश का प्रभाव, यानी कि विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, और उस विद्युत धारा उस तार के पास अगर कोई जानवर या कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें जाकर चिपक जाता है। इसका मतलब है वो झटका से जोरों से अपनी ओर खींचता है, इसको हम लोग कहते हैं आवेश का प्रभाव। ठीक है, और आवेश से उत्पन्न होता है विद्युत धारा। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला करके हम लोग आवेश का परिभाषा को निकालते हैं। देखिए क्या होता है विद्युत आवेश। अगर प्रश्न आता है आपको किसे कहते हैं या उसको परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए, तो आप बोलेंगे विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण विद्युत और उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको यह एक अदिश राशि होती है, इसे बड़ी क्यू या छोटी क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना सारा जानकारी आप लोग लिख देंगे विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पर अदिश राशि लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, विद्युत आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि। ऑब्जेक्टिव में भी आता है एक प्रश्न आपका कि विद्युत राशि कैसी राशि होती है, विद्युत आवेश कैसी राशि होती है। तो आपको बताना है विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब होता है कि इसमें दिशा की बात नहीं होगी, केवल इसकी मान की बात होगी, और जितना आवेश रहेगा आपके पास किसी भी वस्तु पर तो उसको हम लोग एक एक करके जोड़ देंगे और कुल आवेश को निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई दिशा की बात नहीं होगी, दिशा की बात नहीं होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यह अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है वह राशि जिस पे केवल परिमाण हो, उसमें दिशा की बात नहीं की जाती है। ठीक है, और सदिश राशि बोलते हैं वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा की भी जरूरत होती है, तो उस राशि को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम बात करते हैं कि आवेश का सूत्र क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एकांक समय में या प्रति सेकंड किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग धारा कहते हैं। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं
आई बराबर होता है आवेश और बटा में समय। तो आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं और समय को T से, तो I बराबर हो गया Q और बटा में T। यहाँ से Q यानी आवेश का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा हमारे पास T, यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि I गुना T हम लोग बोल सकते हैं क्या हो जाएगा Q, यानी कि आवेश बराबर क्या निकल कर आ गया I गुना T, और I मतलब विद्युत धारा और T मतलब समय। ठीक है, तो आवेश बराबर हो गया धारा और गुना में समय। तो देखिए यहाँ से यही चीज लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, तो हम बोलेंगे धारा और गुना में समय। जहां धारा को I से सूचित किया गया है और समय को स्मॉल t से, छोटी t से सूचित किया गया है, और आवेश को छोटे q से। ठीक है, तो आवेश बराबर यानी q बराबर हो गया I गुना t। अब चलिए बात करते हैं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है, और इंग्लिश में COULOMB कूलाम लिखेंगे। ठीक है, और इसको अगर शॉर्ट में सूचित करना है कूलाम को, तो इसको बड़ी सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? बड़ी सी से। तो आवेश का SI मात्रक पूछिए तो क्या बताइएगा? कूलाम। इंग्लिश में ऐसे, हिंदी में ऐसे, और शॉर्ट में ना हिंदी ना इंग्लिश, तो आप केवल बड़ी सी लिख देंगे किसी अंक के आगे, तो हो जाएगा वो कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक है, और वो कहलाएगा आवेश का SI मात्रक। हम बात करते हैं, देखिए सूत्र में क्या लिखा हुआ है, Q बराबर I गुना T। I है विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर में पहला लेटर ए है तो इसको A से सूचित करते हैं। ठीक है, और समय का SI मात्रक होता है, इसमें T लगा हुआ है, तो समय का SI मात्रक होता है सेकेंड, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का एक और SI मात्रक हो सकता है एम्पियर सेकेंड, यानी A इंटू S, A गुना S, और A गुना S को ही हम लोग बोलते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। चलिए, तो आवेश का SI मात्रक, सबसे प्रचलित SI मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और ये आपको याद रखना है, अगर कंपटीशन एग्जाम में जाते हो, आपको प्रश्न गलत करवाने हो, तो वहाँ कूलाम का ऑप्शन नहीं दे करके अगर AS ऑप्शन देता है, बड़ी A और छोटी S, तो हमको समझ जाना है कि ये भी आवेश का SI मात्रक होता है एम्पियर गुना सेकेंड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और SI मात्रक यहीं पर आता है आपको, एम्पियर गुना घंटा। एम्पियर गुना में घंटा पूछा जाता है कि एम्पियर गुना घंटा किसका मात्रक होता है। तो समझिए यहाँ से Q बराबर क्या है सूत्र? I गुना T। क्या है? I गुना T। I मतलब विद्युत धारा और T मतलब समय। तो देखिए यहाँ पर हमने विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर लिया है और समय का SI मात्रक सेकेंड लिया है। प्रश्न में क्या कर दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है, तो विद्युत धारा की जगह पर SI मात्रक की जगह पर, विद्युत धारा के SI मात्रक की जगह पर तो एम्पियर ले लिया, लेकिन समय के SI मात्रक की जगह पर सेकेंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेकेंड नहीं लेकर के क्या ले लिया? घंटा ले लिया। इनडायरेक्ट रूप से बोले तो ये I गुना T ही लिखा हुआ है, क्योंकि समय को हम लोग घंटा में भी मापते हैं। तो एम्पियर गुना घंटा पूछे किसका मात्रक होता है, तो आपको बोलना है एम्पियर गुना घंटा भी आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, ये आपको जाकर देखें क्वेश्चन बैंक में, आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछा हुआ मिल जाएगा। एम्पियर गुना घंटा किसका मात्रक होता है, तो आपको टिक लगाना है आवेश का। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलाम बताना है, और कूलाम नहीं रहे तो आपको एम्पियर गुना सेकेंड यानी AS में आपको टिक लगाना है। अब आगे आइए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आवेश का CGS मात्रक हमको बोलते हैं उसको स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम। तो आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसको इंग्लिश में स्टैटिक कूलाम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश का CGS मात्रक हो गया स्टेट कूलाम, या इंग्लिश में बोले स्टैटिक कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ आपको मिल सकता है आवेश के CGS मात्रक में, और इन सभी नामों को शॉर्ट में ESU या STU या EMU कहा जाता है। तो शॉर्ट में आपको हो सकता है CGS, आवेश का CGS मात्रक में स्टेट कूलाम ना लिखा हुआ रहे, स्टैटिक कूलाम लिखा हुआ ना रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ना लिखा हुआ रहे, आपको ESU रहे या STU रहे या EMU रहे, तो आपको इन सभी में भी टिक आउट कर सकते हैं, और ये आपका सही होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ रहे तब तो आप तो आंसर टिक आउट कर ही देंगे, अगर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ रहे, शॉर्ट में लिखा हुआ रहे, तो शॉर्ट में भी मैं बता दिया हूँ, इस रूप में भी प्रश्न को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। कभी कभी
ESU भी लिख देता है, कभी STU भी लिख देता है, कभी EMU भी लिख देता है। तो ये आपको ध्यान से देख लेना है कि CGS मात्रक में क्या लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे आपको याद रखना है, आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम या स्टैटिक कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और शॉर्ट में ESU, STU या EMU। ठीक है, अब आगे आइए, हम बात करते हैं आवेश का सबसे छोटा मात्रक अगर पूछा जाता है तो आपको टिक लगाना है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। तो आपको फ्रैंकलिन में टिक लगाना है। ठीक है, अगर पूछा जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो आपको टिक लगाना है फैराडे। किस में टिक लगाना है? फैराडे में। ठीक है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। अब बात आता है यहाँ पर कि एक फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है। ठीक है, तो एक फैराडे बराबर आपको याद रखना है 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है? 96,500 कूलाम, 96500 कूलाम। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम बात करते हैं, आपको पिछली क्लास में अंबर के बारे में बताया गया था कि थेल्स जब बाल्टिक सागर के किनारे घूम रहे थे तो उसको एक पीला कलर का पदार्थ मिला था जिसको अंबर बोला गया था, और अंबर को उन्होंने ऊन के साथ रगड़ा तो अंबर अपने से हल्के कण को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो कहा गया कि अंबर जो है आवेशित हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ से बात करते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि अंबर का रंग कैसा होता है, तो आपको टिक लगाना है अंबर का रंग पीला होता है। ठीक है, अब आइए, अंबर को ग्रीक में दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो क्या नाम है इसको देखते हैं। तो अंबर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है। क्या है? इलेक्ट्रम। ठीक है, जिससे कि विद्युत आवेश शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रम से। किस शब्द से हुआ है? इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रम कौन से भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रम। और पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रम शब्द से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं बताया था कि थेल्स ने जब अंबर को ऊन के साथ रगड़ा था तो अंबर अपने से हल्के कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो कहा गया कि अंबर जो है आवेशित हो गया। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसे कि एक दूसरे के साथ रगड़ने पर वो आवेशित हो जाते हैं। और चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो जब हम किसी दो पदार्थ को रगड़ेंगे तो उन पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा या ऋण आवेश, तो उनमें से कुछ जोड़े हैं कुछ युग्म हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या है, अगर यदि आपके पास कांच का छड़ या कांच का कोई भी चीज है आपके पास, और आपके पास है रेशम कपड़ा, यदि आप कांच के छड़ को रेशम कपड़ा के साथ रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर आ जाता है धनावेश। क्या आ जाता है? धनावेश। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है? धनावेशित पदार्थ, और इधर क्या लिखा हुआ है? ऋणावेशित पदार्थ। जब आप कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा के साथ या कांच के कोई भी चीज को अगर आप रेशम के कपड़ा के साथ रगड़ते हैं तो रेशम पर आ जाता है ऋणावेश और कांच पर आ जाता है धनावेश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कांच का छड़ जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, अब आइए, अगर यदि आपके पास फर या ऊन है, मान लीजिए ऊन है आपके पास और आपके पास है एबोनाइट छड़ या रबड़ है या अंबर है, तो एबोनाइट छड़ या रबड़ या अंबर को यदि आप ऊन के साथ रगड़ते हैं तो ऊन पर आ जाता है धनावेश और एबोनाइट या रबड़ या अंबर पर आ जाता है ऋणावेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूखे बाल और प्लास्टिक कंघी की। अगर यदि आप प्लास्टिक कंघी से अपने सूखे बालों में आप इस प्रकार से रगड़ते हैं तो आपके कंघी पर ऋणावेश आ जाता है और सूखे बालों पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आप इसे बार बार देखें, अच्छे से देखें, और जितने भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप नोट्स करें और रिवीजन करें, और अपने दोस्तों में भी इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।